मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। हमारे देश के आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद थे। श्री अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब आज की पढ़ाई का क्रम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों को करना है, आपकी पुस्तक का चैप्टर है 1.3.5 ये हम लोगों को आगे पढ़ना है। अब देखें क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं, हम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं। हम संख्याओं को एक एल्गोरिदम दी हुई विधि का चरणबद्ध रूप से प्रयोग करते हुए जोड़ते हैं। हम संख्याओं को यह ध्यान रखते हुए लिखते हैं कि एक ही स्थान, इकाई, दहाई, सौ इत्यादि के अंक एक ही स्तंभ में रहें। उदाहरणार्थ 3946 धन 6579 धन 2050 को निम्न प्रकार लिखते हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं जोड़ने के लिए, तो ये एक कॉलम भी बनाए हुए हैं। ये कह रहे हैं पहले ये वंस, टेंस, 100 TH, फिर T10 TH, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब क्या है, पहली संख्या क्या है 3946 3946 है। फिर क्या है 6579 6579 धन 2050। अब ये कह रहे हैं कि अपनी सुविधा के लिए हमको कब कैसे सुविधा रहती है, इकाई के नीचे तीनों संख्याओं की हम इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखेंगे और हजार के नीचे हजार लिखेंगे। तब ये जा करके हमको जोड़ने में सुविधा होती है। ऐसा नहीं है कि इस इकाई को मैं इस दहाई में जोड़ दूं और इस दहाई को इस सैकड़ा में जोड़ दूं। नहीं, इकाई से जुटेगा, दहाई से जुटेगा, सैकड़ा से और हजार से। यह एक सुगम विधि है, अच्छी विधि है और हमेशा यही प्रयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए आप लोग। 9 6 15 को 5 हासिल 1, 5 7 12 5 17 को 7 हासिल 1, 9 1 10 5 15 को 5 हासिल 1, 4 6 10 5। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैं इस कॉलम में इकाई के अंकों को जोड़ रहा हूँ, इसमें जो है दहाई के अंकों को जोड़ा जा रहा है, इसमें सैकड़ा के जो अंकों को जोड़ा जा रहा है और इसमें हजार के अंकों को जोड़ा जा रहा है। फिर हम आगे कर रहे हैं, फिर हम इकाई वाले स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैंने अभी जोड़ करके आपको बताया है। यदि आवश्यक हो तो हम एक उचित संख्या को हासिल के रूप में, जैसे जो ही वह 9 से ऊपर होगा तो क्या होगा, दहाई में जाएगा और जब वह दहाई में जाएगा तो इकाई वाला अंक जो होगा उसको इकाई के नीचे लिखा जाएगा और जो भी दहाई में चाहे 10 अथवा 19 तक आवे, 20 अथवा 29 तक आवे, मतलब ऐसे ही, तो उसको उसके दहाई को हासिल यह शुरू से आप लोग करते आए हैं, एक बहुत कठिन चीज नहीं है। हासिल के रूप में फिर उसमें अगले वाली संख्या में वो जुट जाता है। जैसे कि इस स्थिति में है, फिर हम इसी प्रकार दहाई के स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं और आगे ऐसे चलता रहता है। ठीक, बहुत बढ़िया। आप शेष प्रश्न को स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्पष्टता
समय लगता है, जोड़ने में थोड़ा समय लगता है, फिर भी आपके लिए, आप जैसे तेज विद्यार्थियों के लिए, अच्छे लोगों के लिए 1 मिनट का काम है। फिर आगे चलिए। अनेक स्थितियों में हमें उत्तरों को अधिक तीव्रता से ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। अनेक परिस्थितियों में एकाएक, जैसे आप मार्केट में गए कुछ सामान खरीदने के लिए और आपके पॉकेट में 100 रुपया है, दुकानदार से पूछे आप कि ये कैसे है, दुकानदार बोल रहा है कि 40 रुपया कीजिए। आप सोच रहे हैं कि हमको वह सामान लेना है, कुछ और लेना है, तो अब आप हिसाब लगाते हैं कि भाई मैं इतना लूँगा, ठीक, इसके बाद हमारे पास कितना पैसा बचेगा, मैं वह ले पाऊँगा कि नहीं। माने ये तमाम परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा आती रहती हैं। तो आदमी आकलन करता है कि मैं क्या क्या कितना कितना ले सकता हूँ, उसी के विषय में आगे बतला रहे हैं। उदाहरणार्थ, जब आप किसी मेले या बाजार में कुछ धनराशि लेकर जाते हैं तो आकर्षक वस्तुओं की किस्मों और मात्राओं को देखकर वहाँ आप सोचते हैं कि सभी को खरीद लिया जाए। आपको तुरंत यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि आप किन किन वस्तुओं को, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक धनराशि का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है। आप सोचते हैं कि मैं क्या क्या लूँ, कितना कितना लूँ और कैसे लूँ, हमारे पास कितना पैसा है, किस ढंग से उसको बांटूँ, किसको आधा किलो लूँ, किसको 1 दर्जन लूँ, किसको 5 लूँ, किसको 4 लूँ। तमाम चीज़ें आपके मन में, सबके मन में हमेशा जो है चलती रहती हैं ऐसे स्थानों पर जाने के बाद। इसके लिए आपको आवश्यक धनराशि का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उन वस्तुओं के मूल्यों का योग होती है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। किसी विशेष दिन एक व्यापारी को 2 स्थानों से धनराशि प्राप्त होती है। अब इसको थोड़ा उदाहरण के साथ ही बता रहे हैं कि एक व्यापारी को 2 जगह से पैसा प्राप्त होता है। एक जगह से उसको मिलता है 13,000, एक स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि रुपया 13,569 है और अन्य स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 26,785 है। उसे शाम तक किसी अन्य व्यक्ति को 37,000 रुपये देने हैं। वह संख्याओं को उनके निकटतम हजारों तक संरेखित करता है, तुरंत कच्चा या रफ उत्तर निकाल लेता है। वह खुश हो जाता है कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। क्या आप सोचते हैं कि उसके पास पर्याप्त धनराशि होगी? क्या आप बिना यथार्थ योग किए यह बता सकते हैं? तो 13,569 उसके पास, एक आदमी उसको देता है 13,569, ये क्या है, और एक जगह से उसको मिलता है 26,785। ये उसके पास 2 संख्याएं उसको मिलती हैं। अब देखिए, हम लोग एक निकटतम सन्निकटन वाला कल हम लोग पढ़े थे। वह सोचता है कि यार 37,000 हमको देना है, 37,000 बता रहे हैं, 37,000 देना है, 2 जगह से हमको पैसा मिल गया, मैं उसको दे पाऊंगा कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह 37,000 से कम हो जाएगा। तो वह बैठ करके जोड़ता नहीं है, वह बैठ कर जोड़ता नहीं है, बल्कि एक मोटा वह रफ दिमाग में अपने पैदा करता है कि हमारे पास कुल कितना है। तो यह क्या है, 13,569 को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 14 लिख सकते हैं। 14,000 क्योंकि 500 से अधिक है। ये 26,785 है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, 27,000 लिख सकते हैं। 1000 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब वह कहता है क्या, वह 14,000 वह लगभग है और 27,000 यह है। 14 और 27 कितना हुआ, 41,000 हो गया। इसको जोड़ने के बाद क्या आया, 41,000। यह उसके पास लगभग अमाउंट है, यह उसके पास लगभग राशि है। अब इस राशि से उसको किसी शाम को किसी व्यक्ति को देना है 37,000 रुपया, तो आराम से दे लेगा। उसके पास कुछ पैसा भी बच जाएगा। तो उसके पास कितना बच जाएगा, 41,000 में से आप 37,000 घटा दीजिए। आप 37,000 घटा देंगे
तो क्या बच जाएगा 4000। मतलब वह खुश है कि उस व्यक्ति को देने के बाद उसके पास लगभग 4000 रुपया बच जाएगा। मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई तनाव नहीं है। फिर है आगे, आप लोग भी अपनी पुस्तिका को पलट लीजिए, यह आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको गणित समझने में थोड़ा सुविधा होगी और मैं इसी से प्रत्येक पृष्ठ पर विशेष बल दे करके आपको पढ़ा रहा हूँ। शीला और मोहन को अपना मासिक बजट बनाना है। उन्हें परिवहन, परिवार है, तमाम चीज़ें, हर प्रकार की खर्च हैं, उनमें परिवहन, स्कूल की आवश्यकताएं, किराने का सामान, दूध और कपड़ों पर होने वाले अपने मासिक व्यय के बारे में भी जानकारी है तथा अन्य नियमित व्ययों की भी जानकारी है। आपके माँ बाप जानते होंगे कि घर खर्च के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आपकी फीस देनी पड़ती है, आपके बस का किराया देना पड़ता है, मसाला लाना पड़ता है, दूध का खर्चा है, अखबार का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो मान लीजिए कि उनके पास एक सीमित पैसा है, 15,000 रुपया है, दूध का 2,000, आप लोगों की फीस का इतना, खाद्य सामग्री का इतना। तो ये सभी लोग बैठ करके अपना आकलन करते हैं कि इस खर्चे से, इस पैसे से हमारा महीने का काम चल जाएगा कि नहीं। उन्हें जोड़ कर देखते हैं कि जो राशि उनके पास है वह पर्याप्त है या नहीं। राइट, क्या वे हजारों तक सन्निकटित करेंगे जैसे कि व्यापारी ने किया था। हाँ, मान लीजिए आपकी फीस जो है 2800 रुपया है, तो उसको मान लेंगे 3000। दूध का खर्च मान लीजिए 3200 है, तो उसको मान लेंगे 3000। ऐसे जोड़ते हुए घर खर्च के लिए जो है 4200 है, तो उसको मान लेंगे 4000। एक बैठ करके मोटा मोटी की हमारा लगभग खर्च कितना हो सकता है, हमारे पास कितना रुपया है, उसमें से वो अपना हिसाब लगाएंगे। ठीक, ऐसी 5 और स्थितियों के बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए कि जहां हमें योग या अंतरों का आकलन करना पड़ता है। ऐसी तमाम परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं और इस प्रकार के 5 उदाहरण आप भी सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 13,000 रुपया है, आपके पास 15,000 रुपया है और 4 दुकानों पर पैसा देना है। एक जगह है आपको 4,300 देना है, आपके पास कुल पैसा है 15,000। एक जगह आपको 4,300 देना है, तो 4,300 को आप लिख लेंगे 4,000। दूध का देना है, मान लीजिए दूसरी दुकान पर देना है आपको 2,800, तो इसको मान लेंगे आप 3,000। एक दुकान पर देना है आपको 1,100, तो इसको सन्निकटक में क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे 1,000। फिर आपको एक जगह देना है 4,600, 4,600 को क्या करेंगे, ये 499 से अधिक है, 5 अथवा 5 से ऊपर होने पर हम लोग अगले अंक पर चले जाते हैं, माने 4 के बजाय क्या हो जाएगा, ये 5,000। तो ये 5,000 हो गया। ये कितना हो गया, 4 3 7 1 8 5 13। आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा दे पाऊंगा कि नहीं, हमारे पास कुछ रुपया बचेगा कि नहीं, तो इसके अनुसार आपका टोटल हिसाब लगभग 13,000 से ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाएगा। मतलब आपके पास 15,000 से भी कम खर्च है, आपके पास कुछ रुपया बच जाएगा। यह एक हम लोग आकलन मोटा मोटी करते हैं, उसी के विषय में बात कर रहे हैं।
फिर ये कह रहे हैं जब आप संख्याओं के परिणामों का आकलन करते हैं तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, निश्चित नियम नहीं है। जैसे वह 4600 था तो उसको 5000 कर दिया गया, 1100 है तो उसको 1000 कर दिया। यह आकलन है, हम अपना एक मोटा मोटी हिसाब लगा रहे हैं, तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यह विधि इस पर निर्भर करती है कि परिशुद्धता की वांछित मात्रा कितनी है। फिर आकलन कितनी जल्दी चाहिए तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुमानित उत्तर कितना अर्थपूर्ण हो। अब आपकी किताब का अगला है अंक 1.3.6। हम लोग पढ़ रहे थे अभी 1.3.5, अब ये हो गया 1.3.6। ये क्या कह रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम एक संख्या को किसी भी स्थान तक सन्निकटित, जैसे कल भी बताया गया था तो आज भी उसका हम लोग प्रयोग किए हैं, कर सकते हैं। व्यापारी ने धनराशि को निकटतम हजारों तक सन्निकटित किया और संतुष्ट हो गया कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। जैसे वह 13,000 और 26,000 रुपया ऐसे करके था, जो तो वह संतुष्ट हो गया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति रुपया है। इसलिए जब आपको किसी योग अथवा अंतर का आकलन करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्यों सन्निकटित कर रहे हैं, मैं क्यों यह काम कर रहा हूँ। या आपको जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि भाई हमारे पॉकेट में इतना है, उसको इतना देना है, अथवा हमको इतना खर्च करना है, हमारे पास इतना है। मतलब तमाम प्रकार की उदाहरण हो सकते हैं, व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसलिए किस स्थान तक आपको सन्निकटित करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। 5,290 धन 17,986 का आकलन कीजिए। 5,290 और 17,986। अब देखिए, यदि हमको एक सन्निकटित संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, 5,290। अब कई चीजें हैं, इसको सैकड़े तक यदि लेकर चलेंगे तो ये 290 मतलब ये एक सैकड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5300 लिख सकते हैं, 5,300। यदि हजार की बात होगी, मोटा मोटी हमारे पास कितना रुपया है, 5,290 इस पॉकेट में है, 17,986 इसमें है, हजार में आपको गणती करने के लगभग इतना हजार है। यदि सैकड़े की बात आएगी तो कितना सैकड़ा हो सकता है, तो सैकड़े पे भी जा सकते हैं, 5,300 ये हो जाएगा। और ये 17,986 है, मतलब 986 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 18,000 हो जाएगा। यह 9 में मैंने पूरा 1 हो जाएगा, तो यह 18,000 हो जाएगा। वैसे ही यदि इसको हमें हजार में लिखना होगा तो 5,290 को आप क्या लिखेंगे, 5,000। और इस 17,986 को क्या लिखेंगे आप, 18,000। यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी परिस्थिति पैदा हो रही है, किस प्रकार के आपके खर्चे हैं, क्या करना है आपको, यह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब देखिए, आपकी किताब में दिया है यह 5,290 धन 17,000 का आकलन कीजिए। 17,986 को क्या करें, 18,000
और 5290 को क्या कर रहे हैं, 5290 खत्म कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 23,000। फिर ऐसे ही है 5673 माइनस 436 का आकलन कीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पाँच 5673 और 436, 5673 और 436, मतलब क्या है, 5673 में से हमको 436 घटाना है। अब आपको ये हो जाए कि भाई आपके पास 5673 रुपया है, उसमें 436 रुपया उसको देना है, आपके पास लगभग कितना रुपया बचेगा, तो एक मोटा मोटी आप आकलन करेंगे। क्या करेंगे, अब आपको बताया ये जा रहा है, आपकी पुस्तिका में भी है, मैं आगे पढ़ करके फिर भी कर रहा हूँ। 5076 सन्निकटित होता है 6000 के पास, और 436 सन्निकटित होता है 0 के पास, इसलिए क्योंकि वह 500 से कम है। लेकिन है क्या, यह विवेकपूर्ण आकलन नहीं है। यह विवेकपूर्ण क्यों नहीं है, निकटतम आकलन प्राप्त करने के लिए आइए प्रत्येक संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकटित करने का प्रयत्न करें। अब 5673, बेटा जैसे ऐसा तो नहीं ना है कि ये 5673 है, इसको मैं 5700 कर लूंगा सैकड़े के सन्निकटन में, और 436 का मतलब 0 कर लूंगा। अब किसी को 436 रुपया होगा तो क्या कहेंगे कि आप नहीं, मैं नहीं दूंगा, उसका मतलब 0 है, नहीं। तो आप इसको सैकड़े के रूप में सन्निकटित कर लीजिए। 5673 50 से अधिक है, 50 से अधिक है, मतलब अगले 100 की तरफ है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, 5700 करेंगे। इसको आप 5700 करेंगे, और 436 या 36 50 से कम है, अतः यह क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो आपके पास अब पूछा जाएगा कि आपके पास लगभग कितना रुपया बचा है। यदि ऐसा करते हैं तो आप मोटा मोटी बता दें कि लगभग हमारे पास 5300 रुपया बचेगा लगभग। और ऐसे आप घटाइए, देखिए क्या बचता है। 13 में से 6 जाए 7, 6 में से 3 जाए 3, 6 में से 4 जाए 2, और 5। अब देखिए 5237, 5300, मतलब लगभग एक मोटा मोटी हिसाब यहाँ पर लगाया गया है। फिर आगे है आकलन करके करना गुणनफल। अब यह चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया। अब इसका आ गया है 1.3.7, 1.3.7 1.3.7 क्या है, यह गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है, गुणनफल है। तो गुणनफल के लिए हमको क्या करना होता है,